हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। हम घटना चक्र की जीएस पॉइंटर देख रहे थे, ठीक है। इसमें हमने पहले पॉलिटी कवर कर दी है। अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे भारत के भूगोल से। ये जो जीएस रहेगी ये आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, पीएससी हो, बिहार पीएससी, बीपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, सामान्य परिचय। देखते हैं भारत के संदर्भ में सही कथन कौन से हैं। तो भारत संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही है। और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है कौन सी, कर्क रेखा। दोनों कथन इसके सही हैं। भारत के बारे में सही कथन है क्या है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तो बिल्कुल कथन आपका सही है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है कौन सा है, सातवां। क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल है ये विश्व का लगभग 2.4% है। ठीक है, हमने ऊपर देखा है। परंतु इसकी जनसंख्या है, कितनी है जनसंख्या, लगभग 17.5% विश्व की जनसंख्या का अकेले भारत में निवास करती है। ठीक है, ये कब की है, 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में गांवों की संख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,932 गाँव हैं भारत में। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और अक्षांशीय विस्तार है इसका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ठीक है, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। और देशांतर विस्तार कितना है, रेखांशीय विस्तार 67 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ठीक है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, 28। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। ठीक है, तो ध्यान रखना। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके अरुणाचल राज्य में होता है। तो ये तीनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। अब देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। भारत विस्तृत है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, तो इसका भारत का ये विस्तार है। और अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में से जिस एक से होकर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है। तो जो सिक्किम रेखा जो रेखा अक्षांश रेखा सिक्किम से गुजरती है, वही कहाँ से गुजरती है, आपके राजस्थान से। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर में से जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारत और कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये टोटल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है कौन सा है, गांधीनगर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर नगरों में से कर्क रेखा के निकट है कौन सा है, कोलकाता। भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो 23.5 डिग्री आपने पढ़ी होगी कर्क रेखा है, वो दो बराबर भागों में भारत को विभाजित करती है। ठीक है, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन है, मणिपुर। बाकी इसके दक्षिण में है जो ऑप्शन में दिए गए हैं। हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी कहाँ होगी, दिल्ली में। जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी शहरों में कर्क रेखा से सबसे निकटतम शहर कौन सा है, जबलपुर। माही, चंबल और नर्मदा में जो कर्क रेखा दो बार पार करती है
ठीक है। कर्क रेखा कौन सी नदी को 2 बार पार करती है? माही नदी को। सही कथन है। कौन से? कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, बिल्कुल सही है। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ध्यान रखना है दूसरा ऑप्शन अच्छे से। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो दोनों कथन ही सही हैं। ये कथन इम्पोर्टेंट बन सकता है, ध्यान रखना है इसको अच्छे से। जब भारत मानक समय के यामोत्तर तक अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है, तो कहाँ है वो? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में रहेगा। ठीक है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो बालांग है कि स्थानीय समय में अंतराल होगा, कितना होगा? लगभग 2 घंटे का। तो ये देखिएगा कि जो भारत का पूर्वी स्थान है और सबसे पश्चिमी स्थान है, ठीक है, उन दोनों के बीच कितना टाइम डिफरेंस रहेगा? 2 घंटे का। ठीक है, सत्य कथन है। देखते हैं। औरंगाबाद जो अब छत्रपति संभाजी नगर कहलाता है का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और चेन्नई की तुलना में बंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है, तो ये भी कथन आपका सही है। तो दोनों कथन ये सही हैं। रीवा सागर उज्जैन होशंगाबाद जो अब नर्मदापुरम हो गया है, शहरों में से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा निकटतम है। तो देशांतर रेखा आपने देखा होगा कि कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से भी बोला जाता है और मिर्ज़ापुर से। ठीक है, तो ये रीवा वहाँ से सबसे नज़दीक पड़ता है, तो रीवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? 10:38। ठीक है, ये आप लोग स्टेटिक्स से देख लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि ये होता है इसका कि 1 डिग्री में लगभग 4 मिनट। ठीक है, एक एक डिग्री में 4 मिनट का वो रहता है कि अगर 1 डिग्री घूम रही है अक्षांश रेखा, सॉरी देशांतर रेखा, तो 4 मिनट का आपका टाइम डिफरेंस आ जाएगा। यदि भारत मानक समय या में उत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। कितना होगा? 14.30। ठीक है, 2:30 होगा PM। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक यामोत्तर नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से। नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद में से मानक समय की देशांतर रेखा गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से। ठीक है, प्रयागराज से। और भारत जो मानक समय रेखा है ये मिर्ज़ापुर से होकर भी गुजरती है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, प्रयागराज से भी और मिर्ज़ापुर से भी। जिस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो ये बघेलखंड का पठार है। यहाँ पे कर्क रेखा और जो भारतीय या मानक रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। आगे देखते हैं। मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। 82। ठीक है, तो मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी भारत की मानक देशांतर रेखा है, तो ये भी कथन सही है। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है, तो ये भी कथन आपका सही है। तो जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा भारत की है वो क्या कहलाती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST कहते हैं जिसको, और एवं ग्रीनविच माध्य समय जिसे GMT कहा जाता है, में कितने घंटे का अंतर है लगभग? तो लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, दोनों के बीच में जो भारत की मानक रेखा है और ग्रीनविच माध्यम समय है जो, उसमें 5.5 घंटे का डिफरेंस है। बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर और पुणे में से दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? बेंगलोर। यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय होगा। तो आपने देखा होगा कि 2 घंटे का इसमें डिफरेंस है। ठीक है, भारत के सबसे पूर्वी स्थान और सबसे पश्चिमी स्थान में, तो गुजरात में कितने बजे होंगे? 7। ठीक है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय होगा जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है, तो कितना होगा? 6 PM। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया दूरस्थ बिंदु। तो भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट।
और भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा हो गया? बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में है, ठीक है, बड़ा निकोबार। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करने वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे पूर्वी राज्य कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन हो जाएगा? गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो ये गुहार मोती है, कहाँ पे है? गुजरात में। ये 68 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से ये यहाँ पे एक रेखा गुजरती है, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पश्चिमी भाग कौन से स्थान कौन सा हो जाएगा? गुहार मोती। भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलती है, तो वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है, कन्याकुमारी। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलोर में से वह एक नगर जो सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है, तो इन चारों में सबसे पूर्व की ओर कौन है? लखनऊ। भारत की क्षेत्रीय सीमा आधार रेखा से जितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, वो कितनी होती है? 12 समुद्री मील, ठीक है, लगभग 21.9 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं सीमावर्ती देश। असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश में वह भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता, तो भूटान के साथ सीमा कौन नहीं बनाता है? बिहार। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में से भूटान के साथ सीमा नहीं लगती, तो भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? मेघालय की, ठीक है। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हों तो प्लीज़ एक एटलस अपने सामने ज़रूर रख लीजिएगा, तो आपको ये पूरे समझ में आता जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे आपके। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार देश से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम में वह राज्य जिसकी सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? असम की। म्यांमार के साथ भारत के जिन राज्यों की सीमाएं लगती हैं वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। आगे देखते हैं। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन हैं? तो पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात। इन सभी की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। नेपाल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य कौन हो गया? नागालैंड, ठीक है। नागालैंड की बांग्लादेश से कोई भी सीमा नहीं लगती है। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में से वह राज्य जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है, वो कौन होगा? मिजोरम, ठीक है। मिजोरम बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है और म्यांमार के साथ भी। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की थी किसने? रेड फ्लैग रेखा के द्वारा होती है, ठीक है। ये रेड फ्लैग उनका नाम भी था जिसने सीमा निर्धारित की थी। और दोनों के बीच कौन सी रेखा है? रेड फ्लैग रेखा। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है किसके साथ? अफगानिस्तान से। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में है। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है किसका? अध्यारोपित सीमा का, ठीक है, तो ध्यान रखना ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, ठीक है, सीमा है। भारत एवं चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका से अलग होता है कैसे? पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन है? सिक्किम, ठीक है, तो ध्यान रखना नेपाल, भूटान और चीन की तीनों की सीमाओं से मिलता है सिक्किम। असम, त्रिपुरा, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में से जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो वो कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ठीक है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो सबसे पहले बांग्लादेश के साथ है, फिर चीन के साथ है, फिर पाकिस्तान और फिर है नेपाल, ठीक है।
असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश में से वह भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता। तो वो कौन है? बिहार राज्य है जो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें देखेंगे आज भारत के प्राकृतिक प्रदेश। कथन देखते हैं। जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप की चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया है। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत है। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन और आर्यन युग में विभाजित किया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा इसका सही है। भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। कहाँ सरका है? ये उत्तर की ओर सरका है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे। तो भारत भारत है जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, भारत विभाजित है, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत विभाजित है। एनसीईआरटी के अनुसार ये भारत 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो इस ध्यान रखना। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? तराई क्षेत्र में। ठीक है, क्या होता है कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो तराई क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, तो ये यहाँ पे जो बनाते हैं वो पाताल तोड़ कुएं बनते हैं। ठीक है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव होता। क्या होता? कि जो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरें हैं। ठीक है, जो साइबेरिया से शीतलहरें आती हैं उनका अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो। अब सत्य कथन देखना है। और भौम की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलुत फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, तो ये भी सही है। और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहद भंडार है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है कोयला? गोंडवाना क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ पे इसकी चट्टानें हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही कथन है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है और कश्मीर घाट की रचना एक समभिनति में हुई है और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो गंगा का मैदान क्या हुआ कि जो हिमालय की नदियाँ थीं उनके द्वारा अवसाद जमा हुए और हिमालय जो गंगा का मैदान है वो निर्मित हुआ। अब जो कश्मीर की घाटी की रचना समभिनति हुई है। तो जो समभिनति अपनति ऐसे बनती हैं। ठीक है, तो कश्मीर की घाटी ये हो गई आपकी ऐसे बनी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। तो ध्यान रखना। अब उत्पत्ति और काल देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति किस काल में हुई है। ठीक है, तो जो दक्कन ट्रेप है, दक्कन ट्रेप कब बना है? क्रिटेशियस आदि नूतन में। और पश्चिमी घाट कब बना है? सेनोजोइक युग में। ठीक है, जिसे उत्तर नूतन भी कहते हैं। अरावली कब बनी है? प्री कैम्ब्रियन टाइम पे। ठीक है, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का हैं जी हैं, ये अत्यंत नूतन है। ठीक है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र में। तो इसके लिए प्रसिद्ध है, किसके? न्यूनतम ऊंचाई के लिए। कौन सा? केरल का कुट्टानाड। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये भी सही है। इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। तो ये तीनों कथन सही है। अब कोई पूछे आपकी भारत का जो सबसे गहराई वाला स्थान है, ठीक है, तो वो कौन सा है? कुट्टानाड हो जाएगा केरल में। मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा में से वह जिला जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है। तो रोहतास। ठीक है, ये कहाँ पे है? सभी बिहार में। आगे देखते हैं। सिंधु गंगा क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र एवं मध्य भारत क्षेत्र में वह जो मरुस्थल है, तो जो सिंधु घाटी का क्षेत्र है वो वहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ एवं गोंडवाना में से वह चट्टान प्रणाली जो भारत में नवीनतम है, तो वो कौन है? गोंडवाना। गंगा के मैदान को वर्णित किया गया है कैसे? एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में। ठीक है, तो गंगा का मैदान क्या है? एक जियोसिंक्लाइन है या भू अभिनति है, जो एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत
कच्छ भूमि उत्पन्न हुई, तो वो कौन सा है, कच्छ का रण। ठीक है। भारत के रेगिस्तान के बारे में सही कथन देखते हैं। तो भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 mm से कम वर्षा होती है, तो ये भी सही है। और लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है, तो ये भी कथन इसका सही है। ये ध्यान रखना, अरावली पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, भारत का रेगिस्तान। आगे देखते हैं। अब भारत का हमें देखना है पर्वतीय प्रदेश। तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत बहनी हैं, बिल्कुल सही है। वहाँ पर है हिमालयों से जल मिलता है। ठीक है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत से निकलने वाली नदियाँ सतत बहनी हैं, हिमालय से, सॉरी, तो ये बिल्कुल सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिम नदियों से होता है, तो बिल्कुल सही है, और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, पुष्टि हो रही है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम वलय श्रेणी कौन सी है, बृहत हिमालय श्रेणी। ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भाबर। ठीक है, आपने अभी देखा होगा, मैंने बताया था कि जैसे ये हिमालय है, तो यहाँ पे भाबर का निर्माण होगा, और इसके आगे फिर क्या होगा, तराई का। तो यहाँ पे तराई में क्या होगा कि जो हिमालय से नदियाँ आती हैं, ये भाबर क्षेत्र में लुप्त हो जाएंगी, लेकिन ये तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होंगी। तो यहीं पे पाताल तोड़ कुएँ का निर्माण भी होता है इन्हीं से। ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शिवालिक। ठीक है, ये सबसे हिमालय की सबसे दक्षिणतम हिस्सा भी इसको कह सकते हैं। हिमालय जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, हिस्सा है किसका, हिमालय पर्वत की जो श्रेणी है उसका हिस्सा है। इन शिवालिक का निर्माण कब हुआ है, तो सेनोजोइक या प्लोसियन युग महाकल्प है, इस टाइम इसका निर्माण हुआ था। और इसकी औसत ऊंचाई क्या है, औसत ऊंचाई है 900 से लेकर 1100 मीटर के मध्य में। ठीक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसके, गिरिपथ की स्थिति का। ठीक है, तो बिल्कुल जो जैसे हिमालय है, तो इसके बिल्कुल दक्षिण में इसका निर्माण हुआ है। सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग क्या है, कुमाऊं हिमालय। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश पर्वत श्रेणियाँ स्थित नहीं हैं, कहाँ नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये हिमालय पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे विस्तृत नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमालय के तरुणवलय पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान प्रवणता। ठीक है, इसके आधार पर कह सकते हैं कि जो हिमालय है ये नवीन बलद पर्वत है। अब देखते हैं आगे। अभी है हमें देखना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मानचित्र को। ठीक है, तो इसका क्रम याद रखना आप। हम देखते हैं जो एक नंबर पे दी हुई है ये काराकोरम श्रेणी है, दूसरे पे आपकी क्या हो जाएगी, लद्दाख, तीसरे पे जास्कर, और चौथे पे पीर पंजाल। तो इनको ध्यान रखना है क्रम से चारों को। ठीक है, तो पहले आप शॉर्टकट कर लेना इसका, के काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। ठीक है, KLJP। तो इनका क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण लेकर क्रम हो जाएगा। लघु हिमालय स्थित है किसके बीच में, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में जो है लघु हिमालय स्थित है। ठीक है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, दक्षिण में शिवालिक। ठीक है, ऐसे शिवालिक रहेगी, फिर लघु हिमालय रहेगा, फिर महान हिमालय रहेगा, और फिर रहेगा बृहद हिमालय। ठीक है, तो ये चार श्रेणियां हैं जो हैं हिमालय की, मोटे मोटे तौर पर देखी जाती हैं। विंध्य, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई में से सबसे नवीन कौन होगी, तो सबसे नवीन कौन है, शिवालिक। ठीक है, और सबसे पुरानी कौन है, अरावली। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते हुए क्रम सही क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले धौलाधर, ये उच्चावच आकृतियाँ हैं, ये दक्षिण का हिस्सा है। ठीक है, फिर उसके उत्तर में कौन होगी, धौलाधर के जास्कर, इसके उत्तर में लद्दाख, इसके उत्तर में काराकोरम। तो इसका हो जाएगा सही क्रम। ठीक है, हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां हैं। अब हमें हिमालय से उत्तर दिशा की ओर देखनी है। पहले पीर पंजाल आएगी, उसके बाद जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर
अब पूर्व से पश्चिम में देखें तो सबसे पहले कंचनजंगा आएगी, ठीक है, ऐसे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। पहले कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में गिरावट आती है। जो वनस्पति में हिमालय की श्रृंखला में ऊंचाई के साथ कैसे आती है? तापमान में गिरावट, इस वजह से भी वनस्पति कम पाई जाती है। वर्षा में बदलाव और मिट्टी का अनुपजाऊ होना, ठीक है, इन सभी के कारण वनस्पति में परिवर्तन आता है। अजंता, पालकोंडा, कैमूर, पटकाई श्रेणियों में से उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीन पर्वत है। तो जो पटकाई श्रेणियां हैं ये हिमालय की भाग हैं, ठीक है। तो ये सबसे नवीनतम हो जाएगा। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से पटकाई बम जो संलग्न नहीं है, ठीक है। पटकाई बम जो श्रेणियां हैं ये कहाँ नहीं हैं? त्रिपुरा में, उसके पहले नागालैंड में है, त्रिपुरा में है, और सॉरी त्रिपुरा में नहीं है, मणिपुर में है, मिजोरम में है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे देखते हैं। अटल टनल से संबंधित कथन देखना है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है और भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा आप। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? जो अटल सुरंग है कहाँ है? रोहतांग दर्रे के पास, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश की कितनी लंबाई है इसमें? हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो अटल सुरंग अगर नाम आए कि अटल सुरंग की कितनी लंबाई है, तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे देखते हैं। जास्कर, लद्दाख, पश्चिमी पीर पंजाल एवं पूर्वी पीर पंजाल में से जिस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो वो कौन सी है? पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी। कश्मीर घाटी स्थित है, कहाँ है? बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है कश्मीर घाटी। अक्साई चीन का भाग है, क्या है? लद्दाख पठार है, वो अक्साई चीन का भाग है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है तो कितनी है? जो ग्रेट हिमालय जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। हिमाचल पर्यायवाची है किसका? मध्य हिमालय का। भारत में अरावली, विंध्याचल श्रेणी एवं हिमाचल श्रेणी तथा पूर्वी घाट में नवीनतम है। तो सबसे नवीनतम कौन है? आप भारत में अगर कोई चोटियां हैं तो वो है हिमालय श्रेणी, ठीक है। हिमालय जो है भारत का सबसे नवीन हिस्सा है, अभी इसका निर्माण हो रहा है अभी वर्तमान में। अभी मणिपुर पहाड़ियों में से घिरा इम्फाल बेसन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय मैदान का, ठीक है। तो इम्फाल बेसन कहाँ पे है? मणिपुर में, ध्यान रखना। हिमालय पर्वत श्रेणी के मध्य में सही कथन है, क्या है? लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। और कौन से हैं देखते हैं। भारत में हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट केवल 6 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी सही है। और पुलिकट झील केवल 2 राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली है, तो ये भी आपका सही है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बने हुए हैं जो हम देख रहे हैं, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये ध्यान रखना बिल्कुल कि हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। और पश्चिमी घाट 6 राज्यों में। हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट और विंध्याचल श्रेणी में से भारत की नवीनतम श्रेणी कौन होगी? हिमाद्री श्रेणी। कथन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप क्षेत्र हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, तो ये दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। और अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र हैं और इसकी व्याख्या भी इसमें सही हो रही है। आगे देखते हैं। हिमालय के जिस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है वह कहाँ है? वह है कश्मीर हिमालय में, ठीक है। ये पीएससी में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कैलाश पर्वत अवस्थित है, कहाँ है कैलाश पर्वत? तिब्बत में। चो चोओ, लोत्से, अन्नमलाई एवं सिरुमाली में से वह पर्वत श्रृंखला जो हिमाचल पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो वो जो चोओ है एवं लोत्से पर्वत श्रृंखला है, ये कहाँ पे है? हिमालय पर्वत श्रेणी में, ठीक है। आगे देखते हैं। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, ये भी सही है। और नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है।
और फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में है। तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार ये नामचा बरवा क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि नामचा बरवा कई सोर्स में ये मिलता है कि ये भारत में नहीं है। तो एक बार इसको आप देख लेंगे। ठीक है, उत्तर पश्चिमी हिमालय कहाँ पे है? ये जांस्कर श्रेणी में। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय शिवालिक श्रेणी में। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय ये लेप्चा जनजाति निवास करती है इधर पे। और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है। ठीक है, अरुणाचल हिमालय में। आगे देखते हैं हम। अब हमें देखना है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। ठीक है, तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? अरावली। ठीक है, ये सबसे प्राचीन है, ध्यान रखना है इसको। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणी कहाँ पे है? राजस्थान में। अरावली श्रेणी की जो अरावली श्रेणी है, अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 517 मिलियन वर्ष इसकी आयु है। हिमालय, किलिमंजारो, एटना एवं अरावली में से रेजिड्यूल पर्वत। ठीक है, रेजिड्यूल पर्वत मतलब अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। देश में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीप पठार एवं पूर्वी तटीय मैदान में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो भारतीय जो प्रायद्वीप पठार है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारत का प्रायद्वीपीय और पूर्वी तटीय मैदान, इनमें से सबसे पुराना कौन है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। ठीक है, दक्षिण भारत की है अनाईमुड़ी, और प्रायद्वीपीय भारत की भी कौन जाएगी? अनाईमुड़ी। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो सतपुड़ा श्रेणी है, ये नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर जाने वाली पहाड़ियों का सही क्रम देखते हैं। तो देखो, सबसे उत्तर में है अन्नामलाई। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से। फिर उसके बाद है जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी और फिर अन्नामलाई। ठीक है, तो इनका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण क्रम। ठीक है, अब दूसरी उत्तर से दक्षिण और देखें पश्चिमी घाटों का, तो सह्याद्री है, फिर नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई है, और सबसे दक्षिणी कौन सी है? कार्डमम पहाड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी हैं, जो 3 राज्यों के मिलन स्थल हैं। ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के। और ध्यान रखना, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में ही। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में। डोडा बेटा जो चोटी है, ये नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा चोटी। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? रमन सागर पर्वत। ये ध्यान रखना। अरावली, सतपुड़ा और अजंता सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में है। तो जो अजंता पर्वत श्रेणी है, ये केवल एक ही राज्य में है, महाराष्ट्र में। और अरावली कितने में है? ये गुजरात में है, राजस्थान में, हरियाणा में है और दिल्ली में। ठीक है, तो अरावली जो है वो वहाँ तक विस्तृत है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे दक्षिण में सतमाला है, फिर कैमूर है, फिर नागा पहाड़ी है, फिर पीर पंजाल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर का क्रम। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं, वे कौन कौन सी हैं? केरल और तमिलनाडु। ठीक है, तो कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ हैं? केरल और तमिलनाडु में। दोस्तों, एक आप लोग यहाँ पे मैप खोल के रखिए। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आप उसको देखते जाएंगे तुरंत, तो क्लियर होता जाएगा कि कहाँ है। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। महाराष्ट्र में कौन सी नहीं है? मांडव पहाड़ियाँ। ये कहाँ पे हैं? गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं हम। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मध्य भारत में। ये मेनली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मेगर पहाड़ी कहाँ है? ये पूर्वोत्तर भारत में है। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं किसका? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग है। ठीक है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ चोटी, ये सतपुड़ा रेंज का ही भाग है, और ये महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है?
1365 मीटर है, कुछ स्रोतों में 1350 भी मिलता है, तो इसको देख लीजिएगा जो ऑप्शन मिले आपको उसके हिसाब से। गारो कहाँ है? मेघालय में। मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लई मलाई तमिलनाडु में। और डालमा पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम एवं नल्ला मलाई में से भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, तो सबसे भारत की जो दक्षिण पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? कार्डमम पर्वत श्रेणी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देखना है, तो सबसे पास जो पश्चिम में है कौन है? सतपुड़ा, फिर महादेव है, फिर मैकल है और फिर छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, ये सतपुड़ा का भाग ही है महादेव, लेकिन हम दक्षिण से देखेंगे इसका, सॉरी पश्चिम से पूर्व तक क्रम। तो सबसे पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकल और फिर छोटा नागपुर का पठार है। उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम देखना है हमें। सबसे पश्चिम में महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद मैकल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, ये कहाँ है? झारखंड में। और खासी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेघालय में। ठीक है, और कथन देखते हैं। पश्चिमी घाट दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। तो ये जो कथन दिए गए हैं यहाँ पे सभी कथन सही हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट के संबंध में सही कथन देखते हैं। यह एक बृहस्पति पर्वत है, बिल्कुल सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता जाता है, हुआ पठार है, तो ये भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, तो ये भी पश्चिमी घाट के संबंध में तीनों कथन सही है। कोडाई कनाल जिस पहाड़ी में स्थित है उसका क्या नाम है? पालनी, जो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी में है, तमिलनाडु में। मुकंदरा पहाड़ी, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत और गिरवा पर्वत में से राजस्थान में विंध्य श्रेणी का विस्तार है, तो जो मुकुंदरा हिल्स हैं, ठीक है, ये कहाँ है? राजस्थान में, जो विंध्य श्रेणी पर्वत का भाग है। आगे देखते हैं। गलीकोंडा, सलहेर, सिंकरामगट्टा और मादुगुला कोंडा पर्वत में पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, तो जो सलेहर हैं ये पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। ठीक है, बाकी गलीकोंडा, सिकरांगट्टा और मादुगुला कोंडा ये कहाँ है? पूर्वी घाट में है। ठीक है, सॉरी पूर्वी घाट में है। ठीक है, सलेहर लेकिन पूर्वी घाट में नहीं है। केरल में कौन सी पहाड़ी सबसे ऊंची है? अनाईमुड़ी। नागालैंड में कौन सी है? सारामती। उत्तराखंड में कौन सी है? नंदा देवी। तमिलनाडु में कौन सी है? डोडा बेट्टा। और मध्य प्रदेश में कौन सी है? धूपगढ़। और राजस्थान में कौन सी है? गुरु शिखर। तो इनको ध्यान रखना, ये स्टेट जो दिए गए हैं इनकी ऊंची सबसे ऊंची चोटी दी गई हैं, तो इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम है, क्या है? सबसे पहले बड़वानी की पहाड़ी, फिर महादेव और फिर आती हैं मैकल। ठीक है, तो ये पश्चिम से लेके पूर्व तक का दी गई हैं। अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम एवं शिवराय पहाड़ियों में से कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कार्डमम पहाड़ी। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग एवं गिरनार में से जिस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो वो कौन सी है? गिरनार पहाड़ी। ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे चाय बागान नहीं है। आगे देखते हैं, पहाड़ी देखते हैं और उनके राज्यों की अवस्थिति। तो जो बटेश्वर पहाड़ी है ये कहाँ पे है? बिहार में है, भागलपुर में। ठीक है, चिन श्रृंखला ये मणिपुर में है। यह मुख्यतः म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है, तो ध्यान रखना चिन श्रृंखला कहाँ है? मणिपुर में। घोसी श्रृंखला ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ में है। और बेल्लारी गुड्डा कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, तो ध्यान रखना। और देखते हैं सही कथन। अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के संगम पर हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिलीगिरिरंगन पहाड़ियाँ दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में तमिलनाडु की सीमा के पास स्थित हैं, तो ये भी सही है। और शेषाचलम पहाड़ियाँ दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा हैं, तो ये भी कथन इसका सही है। ध्यान रखना, जो शेषाचलम पहाड़ियाँ हैं ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पर्वत चोटियाँ। ठीक है, माउंट एवरेस्ट स्थित है, कहाँ पे है? ये नेपाल एवं चीन तिब्बत में, जो तिब्बत का हिस्सा है उसमें स्थित है। इस सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले सफल हुई, तो वो कौन सी? बछेंद्री पाल। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी?
तो जंको ताई थी जो पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल, जया छेत्री और संतोष यादव में से 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है? संतोष यादव। ठीक है, इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। सर्वोच्च चोटी कौन सी है भारत की? तो केटू। ठीक है, गॉडवेन ऑस्टन कहते जिसे, ये सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम एवं माउंट एवरेस्ट में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? वही केटू। ठीक है, लेकिन क्या है, ये है भारत जो पाक ने ऑक्युपाइड कश्मीर कर लिया है पीओके, उसमें। तो भारत का अगर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछे तो कंचनजंगा भी अगर ऑप्शन में है तो ये आपका सही रहेगा। ठीक है, लेकिन आप देख लेना एक बार कि अगर केटू है उधर तो ऑप्शन में आप केटू ही लगाएंगे। सही क्रम है ऊंचाई के आधार पर देखना है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है, फिर उसके बाद गॉडवेन ऑस्टन है जिसे केटू कहते हैं, और फिर उसके बाद आती है कंचनजंगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है, कहाँ है? नेपाल एवं सिक्किम में। नंदा देवी चोटी है, कहाँ है? गढ़वाल हिमालय का ये भाग है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंदा देवी शिखर स्थित है, ये नंदा देवी शिखर कहाँ पे है? ये है आपके उत्तराखंड में। ठीक है, गुरु शिखर पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। अरावली का उच्चतम शिखर कहाँ है? गुरु शिखर। ठीक है, अरावली का उच्चतम शिखर कौन हो गया? गुरु शिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम, तो पूर्व में नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा है, फिर एवरेस्ट है और फिर नंदा देवी। ठीक है, सबसे पहले कहा है क्या है? नामचा बरवा। ये पूर्व से पश्चिम की ओर देखना है। गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। तो जो गोसाईथान है ये भारत में नहीं है, सही सुमेलित है। आगे देखते हैं। माउंट आबू कहाँ है? अरावली पहाड़ियों में। कोडाई कनाल पालनी कहाँ है? ये कोडाई कनाल ये पालनी पहाड़ियों में है। ऊटक मंडल ये नीलगिरी पहाड़ियों में है। और शिमला कहाँ है? धौलाधर श्रेणी में है। ठीक है, तो ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहाँ है? ये सतपुड़ा श्रेणी में है। गोरलाटा चोटी कहाँ है? इस सामरी पाट में। और सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ में से अरावली का उच्चतम शिखर है, क्या है? कुंभलगढ़। ठीक है, नामचा बरवा कहाँ है? देखिए अभी मैंने आपसे बोला था कि नामचा बरवा में डाउट रहता है, तो नामचा बरवा देखो तिब्बत आ रहा है, तिब्बत ध्यान रखना है इसको ना। जो नामचा बरवा है तिब्बत में है। ठीक है, नंदा देवी पूर्वी ये कुमाऊं हिमालय में है। और नंदा देवी पश्चिमी कहाँ है? गढ़वाल हिमालय में। ठीक है, और नौकरेक शिखर कहाँ पे है? आपके गारो पहाड़ी में। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम घाटियाँ, जो मध्य भारत की प्रमुख घाटियाँ हैं उनको। तो जो कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वो कौन सी हैं? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है कौन सी? कुल्लू घाटी। और नेलांग घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में। आगे देखते हैं। मरखा घाटी कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। जुकू घाटी नागालैंड में, ये मणिपुर में भी विस्तृत है तो इसको ध्यान रखना। तो जुकू घाटी मेनली कहाँ आ जाएगी? नागालैंड में। सांगला घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और यूथांग युमथांग घाटी कहाँ है? यह है आपके सिक्किम में। आगे देखते हैं। मौन घाटी कहाँ है? इस किसे बोलते हैं? साइलेंट वैली को। और राष्ट्रीय वन के निकट पथक पथरक्काडू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, ये साइलेंट घाटी के समीप में। और कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर क्षेत्र वनों से उद्भूत होती है। तो जो कुंती नदी है ये कहाँ से निकलती है? साइलेंट वैली से। भारत में शांत घाटी कहाँ है? केरल राज्य में। सही कथन न देखना है। तो गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, ये सही है। ठीक है, तो उनके नाम पर पड़ा है। और गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाख की खोजकर्ता थे। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी किताब भी लिखी थी। तो इसको अब हमें देखना है दर्रे। ठीक है, तो जो पालघाट दर्रा है ये कहाँ पे है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य केरल में। भोरघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। लेह जाने का रास्ता है कहाँ से है? जोजिला दर्रे से। ठीक है, वर्ष 2006 के मध्य भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। तो कौन खोला गया है? नाथुला दर्रा। पहाड़ी दर्रा देखेंगे कि कौन से राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो माना और नीति कहाँ है? उत्तराखंड में। जोजिला लद्दाख में। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर में।
और नाथुला दर्रा है सिक्किम में। आगे देखते हैं, चांगला दर्रा लद्दाख में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में और सेला अरुणाचल प्रदेश में। थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा और पाल घाट में से वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। जो खैबर दर्रा है ये पश्चिमी घाट में नहीं है, ठीक है। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर के एरिया में पड़ता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो एरिया है उधर पे। किंगरी बिंगरी, नीति, माना, ये क्या है? ये दर्रे हैं, ठीक है। बुमला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड में और सिपकीला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। माना और नीति कहाँ है? दोनों उत्तराखंड में है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। वाघ हिल कहाँ है? लद्दाख में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देखना है हमें, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पश्चिम में सिपकीला पड़ता है, फिर लिपुलेख पड़ता है, फिर नाथुला, फिर पड़ता है बॉमडिला। जोजिला, नाथुला, खैबर एवं रोहतांग में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो कौन है वो? नाथुला दर्रा। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे हैं जिन्हें घाट कहा जाता है, ठीक है। इनका देखना है हमें उत्तर से दक्षिण क्रम, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। तो थाल घाट पड़ता है पहले, फिर भोर घाट और फिर पड़ता है पाल घाट, ठीक है। ये कहाँ से हैं? ये पश्चिमी घाट के हैं। आगे देखते हैं हिम रेखा एवं हिमनद के बारे में। जो हिमालय में हिम रेखा है वो कितने मीटर की ऊंचाई पे पूर्व में है? 4300 से 6000 मीटर के बीच के पूर्व में है, ठीक है। ये हिमालय में हिमरेखा। सियाचिन, बाल्टारो, चोगोलुंगमा और ब्यापू में से सबसे बड़ा हिमनद कौन है? सियाचिन। जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है कहाँ पे है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है, ठीक है, तो क्या है? सबसे अधिक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, जो हिमालय के हिमनद हैं वो सबसे तेज गति से पिघल रहे हैं। हिस्पार, जैमू, मिलाम, रूपल हिमनदों में से उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। तो जो मिलाम हिमनद है ये कहाँ है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ है? ये नुब्रा घाटी के उत्तर में। कंचनजंगा, रुंडुन, गंगोत्री और केदारनाथ में से सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो जो इनमें दिए गए हैं इनमें सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री। बंदर पूंछ से कौन नदी निकलती है? यमुना नदी। बारासिगरी से चेनाब नदी। मिलाम से गौरीगंगा नदी। सियाचिन से नुब्रा नदी। और जम्मू से निकलता है तीस्ता नदी। तो ये नदियाँ भी ध्यान रखना कि कौन से हिमनद से निकलती हैं। आगे देखते हैं हम, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। कब हुआ है? क्रिटेशियस कल्प में, ठीक है। मेघालय का पठार का भाग है, ये प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है, ठीक है। जो मेघालय का पठार है जो प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। कहाँ हुए हैं? कब हुए हैं? सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला कौन है? धनबाद है। क्या कारण है इसके? तो यहाँ पे क्या हुआ कि धनबाद में खनन उद्योग का विकास हुआ है और औद्योगिकरण हुआ है, इस कारण ये धनबाद है। ये छोटा नागपुर का सर्वाधिक घना भाग है। छोटा नागपुर पठार है कैसा है? एक अग्रगंभीर पठार है। आगे देखते हैं हम, ये देखना है जो मैप दिया गया है नीचे, ये दिया गया है BCD, तो इन चिन्हों को क्या करना है? मिलान करना है कि कौन से हैं। तो जो आपको ए दिख रहा होगा ये क्या है? ये नर्मदा घाटी और ताप्ती घाटी को दर्शा रहा है, ठीक है। बी क्या दर्शा रहा है? बी दर्शा रहा है यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, सॉरी बी दिखा रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पठार, और सी दिखा रहा है यहाँ पे छोटा नागपुर पठार, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और जो डी है, ये डी क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? ये वृष्टि छाया क्षेत्र दर्शा रहा है, ठीक है। जो जैसे पश्चिमी घाट है, ये जैसे पश्चिमी घाट हो गया, तो यहाँ पे जो हवाएं आती हैं समुद्र से तो यहाँ वर्षा होती है, लेकिन इस साइड पर्वत की इस साइड वर्षा नहीं होती। जो ये वाला एरिया हो गया ये क्या कहलाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है, वर्षा छाया क्षेत्र कहते हैं जिसे। मालवा का पठार, छोटा अंगपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप पठार में से अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा है? तो मालवा पठार है। ये कहाँ पड़ता है? अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है? दंडकारण्य क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ में है मुख्यतः, और इसके अलावा कहाँ है? और राज्यों में भी फैला है। कौन कौन से? यहाँ आपके उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। दंडकारण्य भाग के जिस भाग में स्थित है, तो मध्यवर्ती भाग है भारत का जहाँ पर दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है। भुवन पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी, जयंतिया में से मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो जो गारो, खासी, जयंतियाँ हैं ये मेघालय पठार का हिस्सा हैं, और भुवन पहाड़ियाँ जो हैं ये मेघालय पठार का हिस्सा नहीं हैं। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में सही है क्या है?
कि प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रायद्वीप पठार के बारे में और देखते हैं। नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाले अनियमित त्रिभुजीय प्रायद्वीप पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो प्रायद्वीप पठार है ये भारत के लगभग मध्य में स्थित है। ठीक है, ये इधर एरिया में, और इसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, यहाँ पे दिल्ली पर्वतमाला है। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पश्चिम में क्या है, गिर पहाड़ियाँ, कहाँ है, गुजरात में। और दक्षिण में है कार्डमम प्रायद्वीप की बाहरी सीमा। ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी भाग में क्या है, कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। तो ऐसा बनता है इसका आकार, ये हो जाएगा भारत का नक्शा। ठीक है, तो ये जो आकार है ये क्या दर्शा रहा है, प्रायद्वीपीय पठार को। अब हम देखते हैं तटीय रेखा के बारे में। ठीक है, जो तट की रेखा है, तो भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है कहाँ से, चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक भारत का जो जल क्षेत्र है वो है। ठीक है, अब हम देखते हैं तटरेखा की लंबाई। तो जो तटरेखा की लंबाई दी गई है ये पुरानी दी गई है। ठीक है, अभी 2025 में इसमें कुछ अपडेट हुआ है, और ये लगभग अपने जो पहले थी इससे 47.6% की वृद्धि हुई है इसमें। तो अभी वर्तमान में कितनी हो गई, इसको नोट कर लीजिएगा आप, 11,098। ठीक है, 11,098.81 है इसमें टोटल इस संख्या हो गई है अब इसकी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो अब पूछ सकता है एग्जाम में कि तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, और वृद्धि कितनी हुई है इसमें, 47.6% की। सबसे अधिक लंबा समुद्री तट कौन सा है, गुजरात राज्य का। और तटरेखा से लगे भारतीय राज्य कितने हैं, तो 9 भारतीय राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसे कहा गया है, तो हिंद महासागर को रत्नाकर कहा गया है। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, कहाँ होता है, लहरों से होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में। तो भारत के पश्चिम तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण हमें सही क्रम देखना है पश्चिमी तटीय शहरों में। ठीक है, तो जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल, ये क्या है, उत्तर से दक्षिण इनका क्रम है, ऐसा क्रम है। ठीक है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। ठीक है, यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग, सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बनाते हैं। इस युक्ति का वर्णन है, तो ये जो युक्ति है लिखी गई है पूरी। ठीक है, ये डेनमार्क वासी कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु के तट पर। ठीक है, तो इस डेनमार्क वासी के हिसाब से आप इसको तमिलनाडु तट पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखते हैं हम जो भारत के क्षेत्रफल जो भाग दोदित करते हैं, तो जो ये दिए गए हैं ये क्या है, ये अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को। जंजीरा, उडुपी, ओरोविले और तूतीकोरन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर हैं। तो जो पश्चिमी तट पर कौन है, जंजीरा है और उडुपी है। ठीक है, जो ओरोविली और तूतीकोरन कहाँ पे हैं, ये पूर्वी तट पे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं सागर पुलन और राज्य कि ये कौन से सागर पुलन किस राज्य में है। ठीक है, तो दीघा कहाँ है आपका, दीघा है पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर कहाँ है, ये गोपालपुर है उड़ीसा में। ठीक है, कलांगुट कहाँ है, गोवा में। और मरीना कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, कोरोमंडल तट। ठीक है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तट फैला हुआ है पूर्वी तट, उसका नाम क्या है, कोरोमंडल तट। ठीक है, अगर नदियों के हिसाब से देखें तो कृष्णा डेल्टा और केप कुमरन के मध्य कौन सा है, तो उसमें भी आपका कोरोमंडल तट है। ठीक है, कृष्णा डेल्टा से कहाँ तक फैला है, केप कोमोरिन तक। अब बात करें केप कोमोरिन क्या है। ठीक है, तो कोमोरिन क्या है, ये कन्याकुमारी का ही नाम है। ठीक है, केप कोमोरिन को कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, तो कोंकण तट है वो। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से। आगे देखते हैं बंगाल की खाड़ी के बारे में। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप का सर्वोच्च शिखर जिसे कल्याण शिखर कहते हैं। ठीक है, इसका अंग्रेजी नाम क्या है, सेडल पीक। ये कहाँ पे है, तो ये उत्तरी अंडमान में है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप है, यहाँ पे कितनी संख्या द्वीप है, लगभग लगभग तो 572 द्वीप हैं। ठीक है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है,
अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से। ठीक है। बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। और एक ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है, बैरन द्वीप, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक और ज्वालामुखी है, नारकोंडम ज्वालामुखी। ठीक है। तो नारकोंडम क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी है। और ये यहाँ पे क्या है? बैरन द्वीप। यहाँ पे ज्वालामुखी की घटनाएं देखने मिलती हैं। ठीक है, लेकिन एक बहुत समय पहले मिली थी देखने, अभी वर्तमान में तो नहीं है। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ है? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु शुरू होता है कहाँ होता है? धनुषकोडी से। आगे देखते हैं। सही कथन है बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ध्यान रखना, जो बैरन द्वीप है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार के क्षेत्र में स्थित है। सुमात्रा, बोर्नियो, जावा और श्रीलंका में से जो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो सुमात्रा है, ये ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। अब हम बात करेंगे अरब सागर के द्वीप की। तो लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। ठीक है। और यह लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप भी है। इसका अवस्थिति देखें, अवस्थिति कहाँ है? दक्षिण पश्चिम भारत में है। ठीक है, ये भारत हो गया, इस एरिया में है। ठीक है, तो ये दक्षिण पश्चिम भारत हो गया। इसकी उत्पत्ति वही प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। और इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में से जिस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं। भारत के जिस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, तो लक्षद्वीप के निकट जो प्रवाल हैं वो पाए जाते हैं। लक्षद्वीप समूह के इस बारे में सही कथन है क्या है? द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है और इन्हें लेक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है। और केरल के मालाबार तट के निकट स्थित द्वीप समूह है। जो केरल का मालाबार तट है वहाँ पे इसकी अवस्थिति है। ठीक है। अब हम देखते हैं अब तटीय द्वीप के बारे में। भटकल, अरनाला, मिनिकॉय, हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप जो है उसकी श्रेणी में आता है। कौन आता है? मिनिकॉय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर है। ठीक है, क्या नाम है इसका? मुंबई। और जो इस द्वीप का नाम है, उस शहर तो आपका हो जाएगा मुंबई, लेकिन वो द्वीप कौन सा है? सॉल्सेट द्वीप। ठीक है। अगर पूछे कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है, तो वो हो जाएगा सॉल्सेट द्वीप। ठीक है, जिस पर मुंबई स्थित है। तिलंचोंग, अगाथी, कवारत्ती एवं कल्पेनी में से वह द्वीप जो लक्काद्वीप द्वीप समूह को अंग नहीं है, तो वो कौन है? तिलंचोंग। बेअंत सयोदर, ये कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। पिरम कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। द्वारका कहाँ है? अरब सागर तट पर। और द्वीप कहाँ है? काठियावाड़ तट पर। ठीक है। आगे देखते हैं। जो कोरी क्रीक निवेश का है, ये स्थित है कहाँ है? कच्छ के रण में। और सर क्रीक जो विवाद है वो किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं। जो खराई ऊँट है इसके बारे में, तो यह गुजरात में पाया जाने वाला एक दुर्लभ ऊँट प्रजाति है। बिल्कुल सही है। इसका नाम स्थानीय शब्द खारा है, जिसका अर्थ क्या है? नमकीन होता है, से वो लिया गया है। ठीक है, तो ये भी सही है। और अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैरते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, ये अपने चारागाह के लिए क्या करते हैं कि समुद्र में लंबी दूरी तक तैर भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है। लातूर जिला कहाँ है? महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है। पाटंचल कहाँ है? ये झारखंड में है। और झुमरी तलैया जो रेडियो पर गीतों की संगीत जो फरमाइश है उसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये झारखंड के कोडरमा में है। ठीक है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, कैसा है मणिपुर का अधिकांश धरातल? पर्वतीय है। आगे देखते हैं। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद, ठीक है, जिसे सिल्ट कहते हैं, से बंधे अपतरण, बीड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? फूमडी। ठीक है, तो ध्यान रखना। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? कर्नाटक को। और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को। यहाँ पे आप मणिपुर में एक ध्यान रखना, एक है वहाँ पे लोकटक झील भी है। ठीक है, जिस पे एक तैरता हुआ उद्यान भी बना हुआ है। आगे देखते हैं। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। पालघर, पालनपुर गुजरात में। हुबली कर्नाटक में। गुंटूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ है, क्या है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ का मैदान है। झारखंड में क्या है? छोटा नागपुर का पठार। महाराष्ट्र में क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश। और कर्नाटक में क्या है? मलनाड।
अम्बाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। तो खर्जा है, करनाल है और रोहतक है। ठीक है, ये कहाँ है? दिल्ली एनसीआर में आते हैं, लेकिन अम्बाला दिल्ली एनसीआर में नहीं आता है। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे एनसीआर कहते हैं में और कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान के कुछ भाग हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है कहाँ, किससे लगती है? 5 राज्यों से। किस? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। क्षेत्रफल के क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य। तो सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है और फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश। इसकी ट्रिक क्या है? अब अगर आप याद रखना चाहें, राम महान। ठीक है, राम महान से क्या हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा। भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में जमाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा छत्तीसगढ़, अवरोही क्रम में ध्यान रखना, फिर झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम है। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा इनमें जो दिए गए हैं कौन है? उत्तराखंड। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। वो कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? बिहार। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, तो ये क्या रखते हैं? उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते। असम घिरा हुआ है, 7 राज्यों से घिरा है। ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो बिहार से छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है। आगे देखते हैं, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर और बेंगलोर में से माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है। तो किसकी है? बेंगलोर की। राजस्थान के मरुक्षेत्र के संदर्भ में कुछ कथन है, उसको देखते हैं। यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। ठीक है, यह केवल 40 से 60% क्षेत्र की ही कृषि हेतु उपयुक्त है और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। तो ये सभी कथन जो दिए गए हैं मरु क्षेत्र के बारे में, ये सही हैं। आगे देखते हैं, भारत का एक विशेष राज्य के बारे में देखना है, जो दी गई विशेषताएं हैं उनके आधार पर। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। इसका लगभग 80% क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है और 12% से अधिक वन क्षेत्र इस राज्य के आरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के रूप में है। तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, जिसकी उसी अक्षांश पर स्थित है जहाँ जिस पे उत्तरी राजस्थान है। ठीक है, तो ध्यान रखना। मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में से उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो जो पश्चिम बंगाल है, इस 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य बना था, तब उसकी राजधानी क्या थी? कुरनूल। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं, सबसे अधिक जिले किस प्रदेश में हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं? 75 जिले हैं। ठीक है, सोनभद्र जिले की जो सीमा है वो 4 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 4 दक्षिणी राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। तो कर्नाटक है, जिसकी इन जो दिए गए हैं सबसे अधिक सीमा कर्नाटक से लगती, कर्नाटक की अन्य राज्यों से लगती है। ठीक है, तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। राजस्थान की क्या है? जयपुर। भारत के 28वें राज्य की राजधानी तेलंगाना है, सॉरी, जो 28वां राज्य है तेलंगाना, इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो सुनियोजित कौन नहीं है? बेंगलोर। ठीक है, और एक क्वेश्चन चंडीगढ़ के बारे में तो कई बार पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखना है। असम का राजधानी क्या है? दिसपुर। मिजोरम की आइजोल और मेघालय की क्या है? शिलोंग। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में से वह राज्य जिसका हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है।
तो मध्य प्रदेश का हिस्सा एनसीआर में सम्मिलित नहीं है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में से वह राज्य जो अधिकतम राज्य सीमा उसको छूता है, तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, जो यहाँ पर राज्य दिए गए हैं उनके अनुसार। गुज आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में से जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो तमिलनाडु का क्षेत्रफल आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक से कम है। आगे देखते हैं, भारत के राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान, वो कौन राज्य है? महाराष्ट्र। भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम देखते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जो यहाँ पर दिए गए हैं उसके आधार पर। भौगोलिक दृष्टि से भारत का जो जिला है वो सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ। ये कहाँ पे है? गुजरात में। आगे देखते हैं, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती? तो झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड में से मोलेसस बेसन कहाँ, मोलेसस बेसन भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मिजोरम को। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा में से उत्तराखंड का वह जिला जो तिब्बत सीमा से नहीं लगा है, तो वो कौन सा है? अल्मोड़ा। ठीक है, उत्तरकाशी जिला जो उत्तराखंड का जो तिब्बत सीमा से नहीं लगा है, तो अल्मोड़ा नहीं लगा है, बाकी उत्तरकाशी लगा है, चमोली लगा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश की। तो जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। सबसे बड़ा बात करें तो लद्दाख। ठीक है, और जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या के आधार पर तो दिल्ली, और क्षेत्रफल के आधार पर कौन हो जाएगा? लद्दाख। सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप है। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है, तो जो पुदुचेरी का क्षेत्र है ये 3 राज्यों में विस्तृत है। तमिलनाडु में कुछ हिस्सा, कुछ केरल में और कुछ है आंध्र प्रदेश में, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, त्रिपुरा, दमन एवं दीप, जो दमन एवं दीप पहले अकेले था, अब दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीप दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो त्रिपुरा इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दमन और दीप के बारे में क्या है कि दमन और द्वीप के बीच खंबात की खाड़ी है और इसकी राजधानी दमन है, तो बिल्कुल दोनों कथन सही है। दमन राजधानी है किसकी है? दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीप की। ये दोनों जो पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, बात करें कि कौन कौन से हैं, तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव है, पुदुचेरी है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। अब हम बात करेंगे जो भारत की जनजातियां हैं उनके बारे में। ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोलस्थी, छुटपुट केस तथा मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं दी गई हैं ये किससे संबंधित हैं? मंगोलाइड जनों से। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मंगोलाइड। इरुलर, खासी, संथाल और थारू में से वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है, तो वो कौन सी है? संथाल। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है, तो कहाँ से? दक्षिण भारत से। ठीक है, भारत में एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है, वह कहाँ है? तो असम का जो श्वेतांबरो गिबन है ये है मानवाब कपि। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो हरियाणा एवं पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनजातीय समुदाय नहीं है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका मूल राज्य कहाँ है? उत्तराखंड में। भूटिया का सिक्किम में और मुंडा का कहाँ है? झारखंड में। वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, मानती है, तो वो कौन है? थारू जनजाति है। ठीक है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में। आगे देखते हैं, लिब्रू जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, कार्बी असम में, डोंगरिया कोंध उड़ीसा में और बोंडा कहाँ है? पाई जाती है उड़ीसा में। अबोर, गद्दी, लेपचा और थारू जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। कौन है? गद्दी। ठीक है, ये धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ हैं? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हिमालय क्षेत्र की जो धौलाधर श्रेणी है यहाँ पे गद्दी जनजाति पाई जाती है, और विशेष अगर राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में। संथाल निवासी हैं। संथाल कहाँ के निवासी हैं? ये पूर्वी भारत के। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ये झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में। भूटिया, भुक्सा, जौनसारी और थारू में से ऋतु प्रवास करती है वो जनजाति कौन सी है? भूटिया जनजाति है। ठीक है, ये क्या होती है? जब पहाड़ों में प्रवेश करती है
ठीक है। और जब क्या होता है कि बर्फ़ पिघलने लगती है तो वो दूसरे हिस्सों में आ जाती है, क्योंकि चारागाह उपलब्ध हो जाते हैं। बोडो निवासी है, ये क्या है, गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति पाई जाती है कहाँ पे, मेघालय में। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनजातियाँ पाई जाती हैं कहाँ, मुख्यतः मेघालय में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है कौन है, भील जनजाति। सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखना है, भील जनजाति नहीं है, भारत की सबसे बड़ी क्या है, गौड़ जनजाति है, तो ये ध्यान रखना। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है कहाँ करती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है। आगे देखते हैं, संथाल, मुंडा, भील और थारू में से बे जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती हैं। तो मुंडा एवं संथाल जनजाति हैं, ये क्या करती हैं, सरहुल त्योहार मनाती हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है, थारू जनजाति। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप है का है, क्योंकि जो घाटियों की कटक हैं वहाँ की अपेक्षा ठंडी हैं, जो घाटियाँ हैं वो कटकों की अपेक्षा ठंडी है। तो यहाँ पर कहाँ पाई जाती हैं विशेषताएं, मिजोरम में। आगे देखते हैं, भोटिया जनजाति, ये कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। खासी मेघालय में, संथाल झारखंड में, और टोडा जनजाति तमिलनाडु में। कुछ त्यौहार देखेंगे और राज्य देखेंगे कि वो त्यौहार कौन से राज्य में होते हैं। ठीक है। तो बिहू कहाँ होता है, असम में। ओणम में कौन सा होता है, ओणम कहाँ पे, केरल में। पोंगल कहाँ होता है, तमिलनाडु में। और बैसाखी कहाँ होती है, पंजाब में। तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, गोवा, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी। मेघालय में खासी, और सिक्किम में भूटिया और लेपचा वहाँ की भाषाएं बोली जाती हैं। आगे देखते हैं, जो अंगामी हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, नागालैंड में। आपातानी अरुणाचल प्रदेश में। भोटिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में। भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखो विशेष राज्य देखें बात करें तो राजस्थान में, महाराष्ट्र में, ठीक है, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा भी कई राज्यों में है, जैसे गुजरात में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और त्रिपुरा। तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है कहाँ, जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तियान, इरावा और नायर जनजातियों में बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है। आगे देखते हैं, भील जनजाति का निवास राजस्थान, संथाल का झारखंड, राजी का उत्तराखंड और लेपचा का सिक्किम। आगे देखते हैं, जनजातियाँ और क्षेत्र देखते हैं। तो बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है, झारखंड में। भूटिया सिक्किम में। टोडा जनजाति तमिलनाडु में। और सेंट इनले ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप में। शहरीय जनजाति के लोग हाल ही में चर्चा में थे। ठीक है। तो शहरीय जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। अंडी अपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह संबंधी हैं। तो ये जो आदिवासी समुदाय हैं उसमें जो प्रचलित विवाह हैं उन्हें अंडी और ओपोरतीपी कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, जौनसारी कहाँ पाई जाती है, ये उत्तराखंड में। और भील जनजाति मध्य प्रदेश में। खरिया जनजाति संबंधित है उड़ीसा से। कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत से। यान्दी आंध्र प्रदेश से। और पालियान कहाँ से, केरल से संबंधित हैं। ठीक है। तो ये देख लेना अच्छे से। भारत में अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण के आधार हैं। किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कैसे दिया जाएगा, तो देखते हैं, आदिम लक्षण होना चाहिए। ठीक है। सांस्कृतिक विशेषीकरण हो, भौगोलिक अलगाव हो, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म आती हो उन्हें, और पिछड़ापन हो। तो अगर इन ये सभी आधार हैं तो उस समुदाय को जनजाति समुदाय के निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, कि ये समुदाय हैं, ये जनजाति समुदाय हैं। पहाड़ी कोरबा कहाँ पाए जाते हैं, जसपुर में, बैगा मंडला में, मारिया पातालकोट छिंदवाड़ा में, और सहरिया ग्वालियर में। ठीक है। तो जो 3 दिए गए हैं ये मध्य प्रदेश से संबंधित स्थान हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं, मोपला, ये कहाँ पाई जाती है, केरल में। आपने पढ़ा भी होगा मोपला विद्रोह। ठीक है। तो ये कहाँ से संबंधित है, केरल से। मुरिया कहाँ से संबंधित है, ये मुरिया संबंधित है आपके छत्तीसगढ़ से। ठीक है। और झारखंड से, सॉरी, टोडा जनजाति संबंधित है तमिलनाडु से। मुंडा जनजाति संबंधित है उड़ीसा से। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है क्या है, ये मुख्यतः लद्दाख में रहते हैं। ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं, और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। तो ध्यान रखना, चांगपा समुदाय है, ये कहाँ से संबंधित है, लद्दाख से। बुक्सा की बात करें, बुक्सा तो ये पौड़ी गढ़वाल से संबंधित हैं। ये कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। कोल जनजाति जबलपुर से संबंधित है। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर के पठार से। कोरबा जनजाति संबंधित है छत्तीसगढ़ से।
असम में कौन सी जनजाति? मीरी जनजाति। नागालैंड में कोन्याक। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी। व आंध्र प्रदेश में लबांडा। ठीक है। जुलू जनजाति कहाँ से संबंधित है? ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। आगे देखते हैं, छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति। मंडला में गौड़ जनजाति। झाबुआ में भील जनजाति। और शिवपुरी में सहरिया जनजाति। ये जो चारों स्थान दिए गए हैं कहाँ से संबंधित हैं? मध्य प्रदेश से। लोहासुर को अपना देवता मानती है कौन सी जनजाति? अगरिया जनजाति है, ये लोहासुर को अपना देवता मानती है। ठीक है। सैंपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। आगे देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से में से ओंगे जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो अंडमान एवं निकोबार में ओंगे जनजाति के लोग निवास करते हैं। जारवा भी कहाँ करती है निवास? अंडमान एवं निकोबार में। ठीक है। और इसे सर्वाधिक आद्य जनजाति का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है। सबसे पिछड़ी जनजाति कौन है? सारवा। अब बात करें हम मंगानियार के नाम से जाने जाने वाला समुदाय, तो ये पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, मंगानियार कहाँ से संबंधित है? पश्चिमोत्तर भारत से। आगे देखते हैं, भोटिया, खासी, संथाल और टोडा में से झूमिंग करते हैं। तो झूमिंग खेती कौन करते हैं? खासी समुदाय के लोग। कुडुख बोली बोलते हैं, वे उराव जनजाति के लोग हैं, एक कुडुख बोली बोलते हैं। महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ राज्य में से जिस राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, ये कहाँ? त्रिपुरा में। ठीक है। तो हलाम और नोटिया जनजाति कहाँ? त्रिपुरा में पाई जाती है। अब बात करें कोटा, तो ये कोटा जो जनजाति है ये कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ से। और खस जो जनजाति है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। ये ध्यान रखना तीनों। बेलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति द्वारा। ठीक है। इस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। तो जो भुजिया जनजाति है इसमें रसोई घर को क्या कहते हैं? लाल बंगला। इस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। जो कमार जनजाति है इसकी आजीविका किस पर आधारित है? बांस पर। छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजातियों में सर्वाधिक संख्या है, तो बैगा की सर्वाधिक संख्या है। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति है, तो ओझा जनजाति है। ये गोदना जो है उसको अधिक मात्रा में करती है। ठीक है। भरमौर जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रांत है। तो जो भरमौर जनजाति है कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। वह विशेष पिछड़ी जनजाति जिसकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, तो कौन है वो? बैगा। कबर, कोरा, करमाली और कोरबा में से आदिम जनजाति कौन है? आदिम जनजाति है कोरबा। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश में से जिस राज्य में तमरिया जनजाति पाई जाती है, तो ये तमरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। हालचू, रेंगमा, ओंजे, ठीक है, जिसे ओंगे भी कहते हैं, सोम्पेन जनजातियों में से भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। जो रेंगमा है ये मूल निवासी नहीं है, कहाँ की? अंडमान एवं निकोबार की। बाकी हालचू, ओंगे और सैम्पेन कहाँ की हैं? ये मूल रूप से अंडमान एवं निकोबार की हैं। अब हम बात करेंगे कुछ भाषाओं की जो बोली जाती हैं भारत में। ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में जो सर्वाधिक संख्या है वो हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो वो आता है बंगाली भाषा का। ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? हिंदी, फिर उसके बाद बोली जाती है बंगाली। मराठी, लद्दाखी, खासी, तमिल में से ऑस्ट्रिक समूह की है। तो जो खासी जनजाति की भाषा है खासी, ये ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा भाषाई जो समूह है वो कौन है? इंडो आर्यन। ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब हमें देखना है, ये आप नक्शा देख रहे होंगे तो आपको ये दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश का लगभग। ठीक है। और यहाँ पे कुछ हिस्सा यहाँ से कहीं से बिहार का भी। तो चलिए फिर देखते हैं कि ABCD स्थान पर कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो जो ए स्थान पे है इस पर कौन सी? ब्रज भाषा है। ठीक है। कौन सी है? ब्रज भाषा। फिर B नंबर पे क्या है? अवधी भाषा। C पे है भोजपुरी। और D स्थान पे क्या है? मैथिली। वर्ष 2014 में जो भाषा का दर्जा किसे दिया गया था? ओडिया भाषा को। ठीक है। भारत के हल्बी हो और कुई पद संबंधित हैं। ये हल्बो हो और कुई क्या है? ये जनजातीय भाषा से संबंधित हैं। हिंदी के पश्चात वह भारतीय भाषा जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो वो कौन सा है? बंगाली। ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो भारत का अपवाय तंत्र है वहाँ से देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि वीडियो में कुछ कमी लगे, ठीक है, तो अगर कुछ सजेशन हो आपके पास तो उसको भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।